नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805609697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस सीरीज का यह छठा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री, बीपीएससी, वीडियो री एग्जाम सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, नाबार्ड की स्थापना किसकी अनुशंसा पर हुई थी? शिवरामन समिति, रंगराजन समिति, अशोक मेहता समिति, विजय केलकर समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिवरामन समिति की अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और इस समिति का जो गठन किया गया था वह मार्च 1979 में इस समिति का गठन किया गया था। और इसी समिति के अनुशंसा पर जो है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड अस्तित्व में आया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक किसने लिखी है? शिव खेड़ा, चेतन भगत, सचिन चौधरी, पीयूष बावेले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीयूष बावेले ने लिखी है पुस्तक गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? एन गाडगिल, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, पीसी महालनोबिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पीसी महालनोबिस ने जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 1956 से 1961 तक का इसका कार्यकाल था। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक खेले जाने वाले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत करेगा आईसीसी मेंस क्रिकेट 2023 का मेजबानी। और यह जो है वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण होगा वर्ल्ड कप का। और पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था इंग्लैंड में। और वर्ल्ड कप जो है 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। भारत जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सैनिक थे किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे? आपको ये बताना है। 48, 40, 32, 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो आपके उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। बलिया में इनका जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके सामने 4 दिवस दिए गए हैं। यह किस दिन मनाया जाता है? उसका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, सही है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व गौरैया दिवस 18 मार्च को नहीं मनाया जाता है, यह जो है 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। और जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस जो है वह 18 मार्च को नहीं 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति ग्राम, 1 वाट, 1 जूल प्रति ग्राम या 1 जूल प्रति कूलाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 जूल प्रति कूलाम होता है 1 वोल्ट के बराबर। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा, नई दिल्ली, लखनऊ, देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है यह गोवा में स्थित है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1966 में हुई थी। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की, और यह स्थित है गोवा में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तांबा, निकिल और जिंक का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। इसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है, इनमें जो है तांबा, निकिल और जिंक का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। तो इसका ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदियों में कौन शामिल नहीं है? हिंडन, हुगली, चंबल, बेतवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली। हुगली जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। हिंडन, चंबल, बेतवा जो तीनों नदियां हैं यह यमुना की सहायक नदी हैं। और बात करते हैं अगर हुगली नदी की, तो हुगली नदी जो है वह पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है और कोलकाता बंदरगाह जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी हुगली नदी के जो है दो सहायक नदियां हैं, दामोदर और रूपनारायण। रूपनारायण नदी, ये दोनों नदियां जो हैं, दामोदर और रूपनारायण नदियां जो है यह इसकी हुगली नदी की सहायक नदियां हैं दो। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, सारनाथ, राजगिरी, वल्लभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा जो है वह पाटलिपुत्र में किया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन जो किया गया था वह पाटलिपुत्र में किया गया था और यह जो है 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया था, प्रथम जैन सभा का। और इसके जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो थे यह प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सोफिया किस देश की राजधानी है? नॉर्वे, रोमानिया, रवांडा, बुल्गारिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बुल्गारिया। सोफिया जो है वह बुल्गारिया की राजधानी है। नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और रवांडा की जो राजधानी है वह किगाली है। किगाली वह रवांडा की राजधानी है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बुल्गारिया। सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चंद्रप्रभा जो है मृगवन यह उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा मृगवन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 22, 7, 15, 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में जो है कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 जो है वह लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, 7 सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रहा चक्रवाती तूफान आसानी का नामकरण किस देश ने किया है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। आसानी तूफान जो है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वह बंगाल की खाड़ी में हुई था। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था चक्रवाती तूफान आसानी, और इसका नामकरण जो आसानी नामकरण दिया गया है वह श्रीलंका द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बाबर ने तत्कालीन समय में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? इब्राहिम लोदी, जयसिंह, कृष्णदेवराय, दौलत खां लोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णदेवराय को जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में जो है कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। और कृष्णदेवराय जो है वह विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। तो इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंद महासागर का मेडागास्कर जो है वह सबसे बड़ा द्वीप है। और यह जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है वह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सर्वाधिक था? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिंग। तो इनमें जो है सर्वाधिक जो कार्यकाल था वह लॉर्ड लिनलिथगो का था।
इनका जो कार्यकाल था 1936 से लेकर 1944 तक था। इरविन का जो कार्यकाल था वह 1926 से लेकर 31 तक था। और कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक था। 1856 से 1862 तक था। और बेंटिंग का जो कार्यकाल था वह 1828 से 1835 तक था। तो इसमें जो सबसे लंबा कार्यकाल ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची, ये छोटी नहीं चोटी है, चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, मकालू या अन्नपूर्णा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कंचनजंगा जो है वह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8586 मीटर है। और विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वह एवरेस्ट की है, तो इसकी ऊंचाई जो है वह 8848.86 मीटर है। और गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वह 86,8611 मीटर ऊंचा है और यह जो है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। बात करते हैं मकालू की, तो मकालू की जो ऊंचाई है 8481 मीटर है और अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वह 8,91 मीटर ऊंचा है अन्नपूर्णा पर्वत। इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा कंचनजंगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष की श्रेणी में है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर, निगम कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेवा कर जो है वह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर जो है वह प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में जो है सीमा शुल्क हुआ, आयात शुल्क हुआ और सेवा शुल्क, ये सभी जो है वह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? डॉक्टर जी.एस. ढिल्लों, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़ या हुकुम सिंह? तो इनमें जो है जी.एस. ढिल्लों का जो कार्यकाल रहा है, जी.एस. ढिल्लों का वह अगस्त 1969 से 75 तक इनका कार्यकाल था, ढिल्लों उनका। और मीरा कुमार का जो कार्यकाल था वह सन 2009 से लेकर 14 तक था। और हुकम सिंह का जो कार्यकाल था वह 1962 से लेकर 67 तक था। और बलराम झाकड़ का जो कार्यकाल था वह जनवरी 1980 से लेकर दिसंबर 1989 तक थे यह लोकसभा के अध्यक्ष। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वह बलराम जाखड़ का था। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग के गठन से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से या निर्वाचन आयोग के गठन से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया से जो है अनुच्छेद 368 संबंधित है। इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तबला, शहनाई, सारंगी, संतूर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको बताना। त्वचा, आंत, फेफड़े, हृदय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंत प्रभावित होती है हैजा रोग से। हैजा रोग जो है एक संक्रामक रोग है और यह बैक्टीरिया जनित रोग है, इससे आंत प्रभावित होती है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।